आसान है बेटा। बेटा ये मॉक नंबर 9 जो आप लोगों को दिया है मैंने, तो उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लिक्विड एक्स। पहली बात को नोट कर लें कि आरटीपी पे ये खुद एक लिक्विड है। अगर ये लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 से ज़्यादा ही होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो बिटवीन 0 तो गलत हो गया, बिटवीन रूम टेम्परेचर जो है ये बड़ी बात होगी। दूसरी बात, उसको जैसे बॉइलिंग वाटर में रखा तो आपके पास ये कंडीशन थी, आपने यहाँ पर वाटर को बॉयल कर रहे थे और इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने इस लिक्विड को इसमें रखा तो ये लिक्विड फौरी तौर पे उड़ गया, बॉयल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से कम था, तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस से लेस था। दूसरी बात, क्योंकि ये लिक्विड का खुद आरटीपी पे है, इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, इसलिए 25 डिग्री और 100 के दरमियान इसका होगा। ठीक है, 0 पे अगर होता तो मतलब इसका मतलब कि वो गैस भी हो सकता था। ठीक है, 25 पे अगर 25 से अबव होगा तभी वो लिक्विड होगा, अगर 25 से नीचे जाता है तो इसका मतलब कि वो गैस भी हो सकता था। इसमें आपको शॉर्टकट बताया था कोरस्पॉट में। आपसे मैंने ये कहा था कि आप क्या करेंगे, लाइट से हैवी की तरफ एक एरो खींचेंगे, लाइट टू हैवी एक एरो खींचेंगे। हाइड्रोजन जो है इसका एमआर जो है H2 होता है, इसका एमआर हो जाएगा 2, और एयर जो है इसका एमआर मैंने एवरेज बताया था आपको, दैट इज अराउंड 29। तो इसमें से ये वाली चीज जो है हैवी है, तो ये चीज लाइट है, तो आपने एक एरो खींचना था नीचे की तरफ, मतलब इसका मतलब ज्यादा डिफ्यूजन जो है वो लाइटर पार्टिकल इनसाइड करेंगे। जब इंसाइड करेंगे तो पार्टिकल्स का नंबर जब बढ़ जाएगा तो ये लेवल जो है नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब बाहर से ज्यादा पार्टिकल्स जो थे, अंदर कुछ पार्टिकल्स थे ये बराबर थे किसी टाइम पे, लेकिन जैसी डिफ्यूजन स्टार्ट हुई तो बाहर से कुछ पार्टिकल्स जो है वो जरा जल्दी अंदर आ गए, जबकि ये वाले क्योंकि हैवी हैं ये बाहर कम गए होंगे, तो इट फॉल लिखेंगे। फिर डिफ्यूजन कब तक होती है, डिफ्यूजन उस वक्त तक होती है जब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। तो इसलिए जो है आखिर में अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि दोनों तरफ जो है पार्टिकल्स का नंबर जो है वो बराबर हो जाएगा। 4 अगर इसके बाहर थे 4 इसके अंदर हो जाएंगे, सिमिलरली अगर 4 इसके बाहर थे और 4 इसके अंदर हो जाएंगे। तो शुरू में भी इसके 8 पार्टिकल्स थे ब्राउन वाले अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्रेशर था जिसकी वजह से लेवल एक्स पे था। उसके बाद जो है इमीडिएट जो है लाइटर वेट की वजह से ये पार्टिकल्स जरा जल्दी डिफ्यूज किए, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो गया, ये नीचे चला गया लेवल। और उसके बाद जैसे ही इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम छोड़ा आपने, तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तक ये काम होता रहेगा। इसका मतलब कि वो स्लो तो मूव करेंगे लेकिन मूव कर जाएंगे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि 4 अंदर हैं 4 बाहर, इस तरीके से उसके ब्राउन वाले भी 4 अंदर और 4 बाहर हो जाएंगे। तो शुरू में भी अगर 8 पार्टिकल्स थे, बाद में भी 8 पार्टिकल्स, तो लेवल जो है अपनी जगह पे वापस भी आ जाएगा, राइज टू रिटर्न टू। तो ये डिफिन इस पूरा स्पॉट पे याद रखिएगा। अगर वो कह रहे हैं इमीडिएटली क्या हुआ तो आप बताएंगे कि इट विल फॉल या राइज लाइट टू हैवी एरो भेज के, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बुक की बात करेगा तो इसका मतलब ये अपने लेवल पे वापस भी आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन उस वक्त तक होती है जब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये किया था हमने, कॉन्सेंट्रेटेड जो है शुगर सोल्यूशन दे दिया, हालांकि आपके पास पासवर्ड में ये डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन था। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपके पास ये हालात है कि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपको पता है बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, और मूव भी कर रहे होंगे, और सोल्यूट जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता तो उसमें बहुत कम होते हैं। तो ये वाइट से ये जो है शुगर के मॉलिक्यूल जो है अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता तो दूर दूर होते और मूविंग एट रैंडम, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज टुगेदर एंड मूविंग एट रैंडम। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो फिर ये पार्टिकल्स भी ठीक ठाक अमाउंट में होंगे। तो इसलिए जो है इसका आंसर बन जाएगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स भी और इसके मॉलिक्यूल्स भी क्लोज टुगेदर होंगे, क्लोज टुगेदर एंड क्लोज टुगेदर एंड मूविंग एट रैंडम होते हैं, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स मूविंग एट रैंडम। तो हमारे पास जो है ये वाइब्रेशन की वजह से गलत हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा बी। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है कि ग्रुप 4 का है, और ग्रुप 4 के हिसाब से अगर किसी को आप चेक करते हैं तो चेक करते जोर लगा के आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी था हल्का सा। सिलिकॉन जो उसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो पहली बात इसका फार्मूला बनना चाहिए था SiCl4, तो ये गलत हो गया।
इस तरीके से सेकंड को अटेम्प्ट करते हैं तो सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं, वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 3 है, तो फार्मूला होना चाहिए था Si3 एंड N4, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो था वो Si&O, वैलेंसी इसकी 4 थी, इसकी वैलेंसी 2 थी, तो पहले बन जाएगा Si2O4 एंड फाइनली बन जाएगा SiO2, तो ये भी गलत हो गया। अब ये कैसे ठीक है, ये इस तरीके से ठीक है कि अगर आप जिस तरीके से C2H6 होता है उसमें अगर आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है। इसमें हर कार्बन के अराउंड जो है यू कैन सी 4 डंडियां आ रही हैं। इस तरीके से अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो इसमें 4 वैलेंसी इसकी है, 1 वैलेंसी इसकी है हाइड्रोजन की, तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको सेंटर में कर देंगे हम। उसको अगर सेंटर में करते हैं हमारे पास तो सिलिकॉन आ जाएगा, लेकिन सिलिकॉन अगर 2 है तो दोनों को एक एक से जोड़ दिया। अब 6 हाइड्रोजन है तो 3 इसको मिल जाएंगे और 3 इसको मिल जाएंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टिक्स अराउंड एन एटम आल्सो इंडिकेट इट्स वैलेंसी, तो आप देखें तो यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो पहले 3 फार्मूला गलत थे और ये जो है डी वाज द करेक्ट आंसर। फिर एलिमेंट वाई रिएक्ट रेडिली विद कोल्ड वाटर। पहली बात कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से जो रिएक्शन करते हैं ना उनको हम मार्क करवा दें अगर आपको, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में थे ये वाले, और उसके अलावा जो है आपको बताया था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कैल्शियम और उसके नीचे वाले होते हैं। फिर उसने कहा कि सॉलिड बनाता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, और ये इसका फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी हम ढूंढे तो ये 2 जो है कहाँ से आया, ये ऐसे आया होगा कि वाई की वैलेंसी और इसकी वैलेंसी 1 होती है, आपको पता है क्लोरीन की, उसको अगर कंबाइन करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि वाई जो है ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 1 वालों को तो काट देते हैं हम लोग, ग्रुप 1 वाले कट जाएंगे तो ग्रुप 2 जो है वो रह गए। अब जाके चेक करना था, इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 में आपके पास मैग्नीशियम आता है जबकि 20 में आपके पास कैल्शियम आता है, और इसके बाद आपको पता है रिएक्टिव सीरीज मैग्नीशियम आता है। तो आप जाके एटॉमिक नंबर अगर चेक करें तो यू कैन फाइंड कि कैल्शियम जो है इसका 20 होता है और मैग्नीशियम जो है 12 होता है। तो कैल्शियम ने रिएक्शन करना था, मैग्नीशियम नहीं करता कोल्ड वाटर से रिएक्शन, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 3 चीजों की मिक्सचर है, इसमें सैंड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है एंड अमोनियम क्लोराइड भी है। अब आप ये बात याद रखिएगा ये सॉल्युबल सॉल्ट है, अच्छा ये भी सॉल्युबल है, और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है। अब उसने एक वर्ड यूज किया है सस्पेंशन का, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि पानी में आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, जो चीज पानी में पार्शियल डिसॉल्व होती है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। इसने तीनों चीजें पानी में ऐड की हुई हैं, तो आपको पता है कि इसमें सैंड जो है वो इनसॉल्युबल थी, SiO2 वो नीचे बैठी होगी, जबकि NaCl एंड दूसरा जो था आपके पास अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्युबल होंगे। तो सबसे पहले आप कर लें फिल्टर, जब फिल्टर कर लेंगे आप इसको तो सैंड आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी फिल्ट्रेशन से, इधर आपकी सैंड रह जाएगी, एक कंपोनेंट आपका सेपरेट होगा। फिर आपके पास जो नीचे सोल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, इसे हम कहते हैं रेजिड्यू, जबकि नीचे जो आएगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में आपके पास क्या क्या चीज़ है, फिल्ट्रेट में आपके पास पानी भी है H2O, उसके अलावा जो है आपके पास NaCl भी है, एंड उसके अलावा जो है आपके पास अमोनियम क्लोराइड भी है। अब आपको करना पड़ेगा एवोपरेट, ताकि पानी जो है इसमें से उड़ जाए। जब पानी उड़ जाएगा आपके पास सॉल्ट जो रह जाएंगे उसमें आपके पास एक है आपके पास अमोनियम क्लोराइड और एक है आपके पास NaCl। अब इसको जो है आपके पास ये सॉल्ट जो बच गया है इसको आप हीट कर दें। हीट करने से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये सब्लाइम कर सकता है। अब आपके पास सब्लाइम कौन कौन से करते हैं, सिलेबस सिलेबस में आपके पास 3 चीजें सब्लाइम करती है, याद रखिएगा। नंबर 1, एक आपके पास आयोडीन सब्लाइम करती है, एक आपके पास ड्राई आइस सब्लाइम करती है, ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो, एंड तीसरा जो है वो आपके पास अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करता है। अमोनियम क्लोराइड जो है ड्राई आइस एनर्जी, इन तीनों में जो फोर्सेस बहुत वीक होती हैं तो ये सब्लाइम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने कर देना फिल्टर, उसके बाद आपने करना है इवोपरेशन, और जब इवोपरेशन हो जाएगी दोनों सॉल्ट बच जाएंगे आप उसको कर देंगे सब्लाइम। जैसे ही आप सब्लाइम करेंगे तो होगा ये कि इस कंटेनर में से आपके पास NaCl यहाँ रह जाएगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है पहले जो है ये अमोनिया NaCl बन जाएगा और आखिर में जाके कहीं जुड़ जाएगा, तो आपके पास इसको आप जो है किसी और कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगला आ जाएगा आपके पास सब्लिमेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन हो एंड मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन हो जाए। एक तो रास्ता इसका ये था कि आप जो है एक एक के सबके इलेक्ट्रॉन भी चेक करें, प्रोटॉन भी चेक करें और न्यूट्रॉन भी चेक करें। लेकिन अगर आपके पास कॉमन सेंस है, आपको पता है कि किसी न्यूट्रल पार्टिकल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा है और प्रोटॉन आपके कम है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपके पास आंसर बन जाएंगे ये तो गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होंगे, जबकि इसमें प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी पार्टिकल में प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस पे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात उसने कहा है कि मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन ज्यादा हो न्यूट्रॉन से। अब आपको देखें, मैं बता देता हूँ, आपने अगर ऑक्सीजन को उठाया, अगर आपने नाइट्रोजन को उठाया, तो ये 8 एंड 16 एंड ये 7 एंड 14, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो इसी नंबर को प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है इसमें बराबर है, 8 इसमें और 8 न्यूट्रॉन भी माइनस करके निकालने होते हैं। सिमिलरली अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर है एंड दैट इज 7 एंड 7। देखिए अगर हम आगे बढ़ जाते हैं हायर एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो अब क्या होगा कि आपके पास प्रोटॉन जो है इसमें और न्यूट्रॉन जो है उनको देखते हैं। प्रोटॉन आपके पास 26 है और न्यूट्रॉन 30 है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा कंफर्म कि प्रोटॉन का नंबर जो है, न्यूट्रॉन का नंबर जो है या तो प्रोटॉन के बराबर होगा आइदर, या न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ज्यादा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। एक्सेप्ट एक चीज है इसमें एंड दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऐसा होता है कि उसमें क्योंकि प्रोटॉन होता ही है कि रिपल्जन होती नहीं है, तो वहां पे न्यूट्रॉन का नंबर जो है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है 1 1। इसमें प्रोटॉन की बात करें 1 होता है, न्यूट्रॉन की बात करें 0 होता है। तो इस केस में यू कैन सी कि प्रोटॉन नंबर इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। तो अगर कभी आपसे ये बात कर दे कि प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा है, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब जब भी ऐसी बात करेगा, इसका मतलब कि हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो अब इन दोनों को जिसको हमने ठीक किया था, उसने पहली बात बोली कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमने कहा नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अगर वो कह रहा है कि प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो डी आंसर बन गया आपके पास डायरेक्टली, ये आपकी नॉलेज थी। इसके अलावा अगर इसकी आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब काउंट करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। यूज कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि आप बताएं कि सल्फर की सराउंडिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स सराउंडिंग सल्फर एटम। तो सल्फर एटम की सराउंडिंग में आ जाए। सल्फर एटम की सराउंडिंग में कितनी डंडियां आ रही हैं? यू कैन काउंट 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6। तो 6 अगर डंडियां आ रही हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ईच स्टिक मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, उनके एटॉमिक नंबर बता दिया आपको 14 एंड 9। आप जाके पीरियोडिक से चेक कर सकते हैं। तो जब आप 14 को जब चेक करने गए तो आपके पास आ गया 14 से सिलिकॉन और उसका मास नंबर होता 28। जब आप 9 को चेक किया तो पता चला फ्लोरीन, इसका मास नंबर होता 19। अब इन दोनों के जब जाके ग्रुप चेक किए तो ग्रुप 4 का है जबकि ये ग्रुप 5 का है। बोले इन दोनों ने रिएक्शन किया। These two elements combine together to form a compound। अब देखते हैं इसका कंपाउंड क्या बन सकता है। तो ये ग्रुप 7 का है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 1 होती है। और ये ग्रुप 4 का, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो सिलिकॉन एंड इसका अगर फार्मूला बनाए तो वैलेंसी 1 वैलेंसी 4, तो बन जाएगा आपके पास SiF4। वो कह रहा है कि इसके 1 मोल का मास कितना होगा। तो शुरू कर देते हैं। इसमें सिलिकॉन जो है उसका मास नंबर 28 है, जबकि फ्लोरीन की 4 एटम है और उसका एक का होता है 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका MR निकाल रहे हैं एक्चुअली हम लोग। सिलिकॉन का जो है वो एक ही एटम था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 28, ये दोनों मिला के जो है बन जाएगा आपके पास 104। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनलाइक टू डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है। ये आपको पता है नॉन मेटल साइड है, एसिडिक है, तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये भी नॉन मेटल साइड है तो ये भी एसिडिक हो गया, ये भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये
बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक एसिडिक बेसिक दोनों में हो जाता है, तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बन जाएगा बी, जो डिसॉल्व नहीं होगा। 3 डिसॉल्व हो रहे हैं और ये नहीं डिसॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पिपेट एंड प्यूरेट चाहिए, इसका मतलब टाइट्रेशन की बात हो रही है। टाइट्रेशन से पीछे चलते हैं तो हमारे पास ये बात बैठ जाएगी सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अब सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो बनाने के लिए आपको ये काम करना होता है, तो आपके पास सॉल्युबल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आपके पास बैरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल है। सॉल्युबल में हमें मेथड यूज करना होता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड बेस, एसिड एंड बेस का नेचुरल करवाना होता है सॉल्युबल सॉल्ट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, अगर आपके पास बेस भी सॉल्युबल हो एक्वस और एसिड भी एक्वस हो, तब जो है हम करते हैं टाइट्रेशन। अगर हमारे पास बेस इनसॉल्युबल हो तो फिर हम एक्सेस ऑफ बेस वाला मेथड कर रहे होते हैं। तो हमें चेक करना है किसकी बेस सॉल्युबल है। पहला वाला तो कर दिया, दूसरे वाले सारे सॉल्युबल सॉल्ट हैं। आपकी बेस ये इनसॉल्युबल है, ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट है, तो है बेस है तो सॉल्युबल हो जाएगी। और एसिड तो सारे सॉल्युबल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसिड की डेफिनेशन में आता है कि दे आर सॉल्युबल, तो इसमें तो कोई मसला नहीं था, ये तो सॉल्युबल होंगे। आपको बेस चेक करनी है कौन सी बेस जो है सॉल्युबल। अगर सॉल्युबल बेस और सॉल्युबल हो जाए और सॉल्युबल एसिड हो जाए तब ये काम कर रहे होते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस पे सॉल्यूशन बताया उससे RST, आर की जो पीएच बताई है उसने वो बताई है 2, एस की जो पीएच बताई है वो उसने बताई है 5, और जो टी की पीएच बताई है दैट इज 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एसिड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एसिड है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक बेस है। उसने कहा कि विच सॉल्यूशन कुड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो पहली बात उसने बोली कि आर एंड एस को मिला दें। देखिए आर भी एसिड है और एस भी एसिड है, तो इसको मिलाने से एसिड एसिड को मिलाने से न्यूट्रल तो नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो काट देंगे। दूसरा उसने कहा है कि आप मिलाते हैं एस एंड टी को, ये रहा एस और ये रहा टी, एसिड और बेस को, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में उसने खेला, उसने कहा कि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, ओनली का वर्ड यूज किया। मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। अगर मैं आर को टी को मिला दूं तब भी तो न्यूट्रल बन जाएगा, और एस और टी को मिला दूं तब भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो मसला ये है कि उसने बोला कि सिर्फ ओनली ऑप्शन ये था, आर एंड टी का ऑप्शन भी तो है हमारे पास, इसलिए वाली बात जो है ओनली की वजह से हम काट देंगे, इस ओनली की वजह से। आखिरी बात उसने बोली है कि RST सबको मिला दो तो बन जाएगा। देखिए आपके पास एसिड, एक डब्बे के अंदर आपने पहले एसिड डाल दिया, आपने फिर उसमें एसिड डाल दिया, और अब उसमें आप जो है बेस अगर डाल देंगे तो न्यूट्रल तो हो जाएगा, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया। तो उसने क्वांटिटी की तो बात नहीं की है, तो एसिड एसिड में मिला देंगे एसिड बन जाएगा, उसमें बेस डाल देंगे तो आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा। तो RST तीनों को अगर मिला दें तो न्यूट्रल बन जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब जो है आपको बता रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है यहाँ पर बना, इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो है H2SO4 और इसकी जो है दोनों की आपको जो है वॉल्यूम बता रहा है कि कितने कितने सेंटीमीटर क्यूब यूज हुए हैं। तो क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको बताइए, एंड डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एसिड आर एडेड अक्रॉस मैक्सिमम टेम्परेचर राइज मेंटेन, ग्राफ आ गया। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूछा। अब आपके पास दो चीजें आ रही है, इसका और इसका वॉल्यूम आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन में कितना कितना यूज हुआ, और एक की कॉन्सेंट्रेशन आई है, दूसरी की आपसे पूछ रहे हैं। इसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए थी, H2SO4 और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो जाता है तो आपके पास बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर सॉल्ट बनाने के लिए कहते हैं कि एसिड का H हटा दो, मेटल लगा दो, लेकिन इसका जो सॉल्ट बनेगा -2 इसकी वजह से +1 इसकी वजह से, तो फॉर्मूला बनेगा ये। दूसरी बात बड़े आराम से देख सकते हैं, इसके 2H के लिए आपको 2 OH चाहिए, एंड ये यहाँ पे लगा दिया तो आपके पास बन जाएंगे 2 पानी। असल में इसकी जो रेशो थी, पहली बात बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका फार्मूला दैट इज क्वाइट सिंपल, CV/N एंड CV/N, ये लगा दें। C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, एंड N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन से बताइए 0.5, इसका वॉल्यूम कितना था H2SO4 का 40, तो मैंने 40 लिख दिया। अब डिवाइड करूंगा इसको इसके मोल से, इसके मोल इक्वेशन में 1 है, उस तरफ चलते उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम आपको बताया है 20।
और इसके जो मोल्स है इक्वेशन से वो आपके पास आ रहे हैं 2। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने सेंटीमीटर क्यूब ले लिया था, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया। बेटा अगर मैं 1000 से यहाँ पे डिवाइड करूँ और यहाँ से भी डिवाइड करूँ तो दोनों तरफ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर आप नहीं भी यूज करेंगे तो आपका हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 40 एंड फिर ये 2 जो है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आपके पास कॉन्संट्रेशन आ जाएगी 2। तो ये इसका आंसर है। क्लोरीन किस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज नहीं होती? कौन सा यूज नहीं है? मेकिंग सॉल्ट। देखिए सॉल्ट आपके पास या तो सी से हम निकालते हैं, नंबर 2 आपके पास माइंस से आता है। सॉल्ट बनाया नहीं जाता। NaCl जो है क्लोरीन से ये बनना ना सॉल्ट, तो ये क्योंकि सॉल्ट जो है आपके पास ये बनाया नहीं जाता, इसके सोर्स रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है हमारे पास। एसिड बनाने के लिए हाँ यूज करते हैं इसको, बीज बनाने के लिए हाँ इसको यूज करते हैं। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था कि क्लोरीन को अगर पानी में ऐड कर दें तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, इससे HCl बन जाता है एंड HOCl बन जाता है। तो ये जो सबसे बना है ना ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। और आपने इससे पहले भी पढ़ा है आपको कि क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। एंड PVC बनाने के लिए आपको पता है PVC में क्या होता था कि सारे हाइड्रोजन लगे होते थे, एक क्लोरीन होता था। तो ये वाला था, इसमें आपको लाजमी सी बात है इसको बनाने के लिए चाहिए होगा तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए था। एक का सोर्स हमारे पास वैसे हो सकता है। मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करे मतलब कोवेलेंट हो। कोवेलेंट कौन करते हैं? नॉन मेटल। तो हमारे पास स्टेयर केस जो है ये ग्रुप 3 है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे चलते हैं। आपके सामने सब कुछ आ गया, तो ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। उसने डायटोमिक का नहीं बोला, सिर्फ मॉलिक्यूल का वर्ड यूज किया। तो XYZ। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि अगर 1 मोल SOCl2 का हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आइसोलेट रिक्वायर्ड टू मेक वन सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ SOCl। आपने देखें जब एक SOCl2 को पानी में डाल दिया तो आपके पास ये चीजें बन गई। मतलब ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है इसको न्यूट्रलाइज करना है। इसको मैं सॉल्यूशन को अगर मैं आपके सामने ऐसे कर दूं, इसमें आपके पास एक H2SO4 था, जब ये H2SO4 जाएगा तो आपके पास 2 H बन जाएंगे और एक बन जाएगा सल्फेट। सिमिलरली अगर आप 2 HCl को ऐड करेंगे तो आपके पास एक H और फिर एक H और फिर Cl एंड फिर Cl बन जाएगा। ये दोनों मैंने आपके सामने पिक्चर बना दी। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने चाहिए। अब आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH होता है और नीचे आपको H कितने नजर आ रहे हैं? H आपको 4 नजर आ रहे हैं। तो आपको इसके लिए चाहिए होंगे 4 OH चाहिए होंगे। 4 जब डालेंगे आप तो फिर जाके वो है इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। और इसके अलावा जो है आसान लफ्जों में इसके लिए आपको 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसके लिए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और ये 2 HCl के लिए आपको फिर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, इसकी H काउंट कर लें, H कितने बन रहे हैं इसमें। H अगर 4 बन रहे तो आपको फिर OH भी 4 चाहिए एंड OH 4 के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने चाहिए थे? वो भी 4 चाहिए थे। D इज द करेक्ट आंसर। क्लोराइड ऑफ एलिमेंट R बॉइलिंग पॉइंट इतना है, after mixing 0.1 moles of chloride resulting solution required this much of silver nitrate। अच्छी बात हो गई, मैं इसको मार्क कर दूं क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट की कहानी आ गई। तो हम पहले लिख लिए इक्वेशन। देखिए आपको पता है सिल्वर के ऊपर चार्ज +1 होता है जबकि क्लोराइड पे -1 होता है और ये आपके पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि रेशियो मतलब जो है वो क्या है 1:1 की है। ठीक है, इक्वेशन की रेशियो 1:1 की है। आपने जो क्लोराइड यूज किया वो कितना यूज किया? क्लोराइड आपने 0.01 यूज किया, तो 0.01। फिर आपने ये कितना यूज किया सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी है वॉल्यूम भी है, तो आपको कर दे एन जो है वो किसके बराबर होता है? C/V के। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.3 एंड वॉल्यूम इज 100। 1000 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 0.03। तो आपके जो ये यूज हुए 0.03 यूज हुए। अब आपके पास ये उसने क्लोराइड जो है सिंपल क्लोराइड नहीं दिया था, उसने आपको ऐसे करके दिया था कि उसने कहा कि सिल्वर का रेशियो एंड XCl और इधर कर दिया उसने X, इसकी वैल्यू पता नहीं, मतलब मैंने कर देता हूं इसको मैं, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको। उसने कहा था कि R एलिमेंट का, मैं R भी लिखता हूँ चलो इसके साथ R। अब इसके N कितने साथ लगे, Cl कितने लगे ये नहीं पता,
लेकिन आपको इस मोल रेशियो से ये पता चला है कि अगर इसका 0.01 हो तो इसके आपको 0.03 चाहिए होते हैं, और रेशियो इनको 1:1 का। अगर आपके पास 3 Ag यूज हो रहे हैं, इसका रेशियो बन गया 1:3। अब आप देखें यहाँ पर दो से कि अगर आपके पास 3 Ag यूज हो रहे हैं तो फिर Cl से कितने आ रहे होंगे। देखिए एक के लिए एक चाहिए। अब आपको कंफर्म कर दिया कि ये 3 यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिर कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और जरा इलाबोरेट कर देते हैं। आपके पास आपको सोल्यूशन को रिएक्शन करवाने के लिए आपको यूज करने पड़े 3 Ag, Ag एंड Ag एंड Ag, ये 3 यूज करने पड़े आपको। तो Ag लिख दिया मैंने, Ag लिख दिया और फिर Ag लिख दिया, ये 3 थे। वो आपके पास था एक RClX। अब आप सोचें जब इसको आपने पानी में ऐड किया तो आपके पास 3 अगर ये यूज हुए तो फिर इसमें आपके पास 3 ये रेशो होता है इनका। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास फिर 3 आ रहे होंगे। जब ये 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब इस x की वैल्यू जो है आपके पास हो जाएगी RCl3। ठीक है, 3 सिल्वर से पता चला कि 3 क्लोराइड है इसमें, एक में 3 क्लोराइड है। अब अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला हमें निकालना है, तो RCl3 आपको पता है 3 कहाँ से आया, और ये यहाँ पर जो नंबर नहीं था 1, तो 1 यहाँ से आया होगा और Cl ये 3 यहाँ से आया होगा। तो आपके पास R3 हो गया और Cl1 हो गया, Cl1 आ गया। अब आपको पता है कि Cl को आप जानते हैं इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी मतलब वैलेंसी 3 होगी। 3 जो है किस ग्रुप की वैलेंसी हो सकती है, ग्रुप 3। तो हम चलते हैं, उसने पूछा था हमसे कि विच ग्रुप से, तो लिख दिया इसका आंसर ग्रुप 3 से। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इस और आसान लफ्जों में भी इसको करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको। आपके पास आप सबसे पहले जो है इसके मोल्स निकालने, एक के मोल्स दिए दूसरे के मोल्स नहीं दिए, तो आपको एक जो है आप करते हैं सिल्वर के मोल्स और इधर करते हैं आप रेशो RClX के मोल्स करते हैं। तो इसको वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो इसके मोल्स आ गया आपके पास 0.03, इसके मोल्स आ गया आपके पास 0.01, ये किया रेशो बन गई 1:3। अगर आपके पास 3 Cl Ag यूज हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे 3 Cl होंगे, सिंपल सी बात कहानी। इसका मतलब अगर ये 3 यूज हो रहे तो फिर x की वैल्यू जो है आपके पास वो 3 होगी, और 3 अगर है तो ग्रुप C का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें आपसे कह रहा 18 में, सॉरी 18 में आपसे कह रहा है कि किस रो में, किस मिक्सचर में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं। चले चेक करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2 और 3, तो नाइट्रोजन 3 हो गए। उसके बाद हमें पोटेशियम चेक करना, पोटेशियम फास्फोरस में 1 ही है, बताओ इसको। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है आपके पास और ये 3, नाइट्रोजन हो गए 3। फिर हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम 2 ही है, ये भी गया। अगले वाले में आते हैं, यहाँ पर इसमें देखें तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन हो गए आपके पास, काउंट करें 2 ये हैं और बस 2 ही हैं। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम आपके पास 2 आ, बस ये 2। फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस आपके पास, इसमें फास्फोरस नहीं, इसमें फास्फोरस नहीं है, यहाँ पे फास्फोरस आ रहे और 2 आ रहे आपके पास आंसर, बाकी किसी में बात नहीं। ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसने क्लोरीन को डोज किया है, क्लोरीन जा रही है, पहले इंट्रैक्शन का हो रहा है, रिएक्शन क्लोरीन का एंड प्रेशर ब्रोमाइड का। तो आपको पता है कि यहाँ पर होगी क्लोरीन, और जब इसका रिएक्शन हो जाएगा KBr से, तो KBr जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, Br2 यहाँ से निकलेगा, जबकि यहाँ पर बन जाएगा आपके पास इस जगह पे किससे बन चुका है। अब Br2 के सामने जो आ रहा है दैट इज Ki। अब जो है क्लोरीन जो है इसको KBr बना देगा और I2 को निकाल देगा। तो उसने पूछा कि इसका कलर और फिर इसका कलर और फिर इसका कलर, तो इसका ग्रीन गैस होती है, ब्रोमीन रेड ब्राउन वेपर होते हैं, एंड ये आपके पास वॉयलेट पेपर भी हो सकते हैं, ब्लैक सॉलिड भी हो सकता है। तो आपके पास आंसर बन जाएगा बी।
Which factor increases both speed of reaction and amount of ammonia? अच्छा, स्पीड किससे बढ़ती है? स्पीड के लिए हम ये देख सकते हैं, स्पीड के लिए कैटलिस्ट से स्पीड बढ़ती है, इंक्रीजिंग प्रेशर से स्पीड बढ़ती है, अगर गैसेस हैं उसमें डिक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड नहीं बढ़ती एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड बढ़ जाती है। ये आ गया। अब आपके पास तीन चैप्टर प्रिंसिपल आ गए। उसने कहा कि मोर अमोनिया, अमाउंट ऑफ अमोनिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन आगे चलेगा। कैटलिस्ट से आगे बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर से होता है कि लेस मोल्स की तरफ जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 मोल्स है, यहाँ पर 2 मोल्स है, जाएगा बिल्कुल। इसके बाद डिक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर से, क्योंकि ये एक्टोथर्मिक है, आगे जाएगा एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर से नहीं जाएगा। तो आपके पास बी इज द करेक्ट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था आपके पास, उसमें H भी होगा, सल्फेट भी होगा, H भी होगा एंड OH भी होगा। तो ये डिस्चार्ज होगा, इससे बनेगी हाइड्रोजन, बनेगी कहाँ पे? कैथोड के ऊपर। ये जब डिस्चार्ज होगा इससे बनेगी आपके पास ऑक्सीजन, और सल्फेट आपको पता है डिस्चार्ज होता नहीं है। वो क्या है एक्चुअली, आपका जो वाटर था वो आहिस्ता आहिस्ता यूज हो रहा है। जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा, सोल्यूशन से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H एंड OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनके। तो आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, पानी कम होता जा रहा है। ये चीज फिर जो है यहाँ पर उसे सारे के सारे अगर वर्ड्स देखें तो एसिड यूज किए हैं और एसिड के साथ कुछ मेटल्स को रिएक्शन करवाया है। इस मेटल ने रिएक्शन नहीं किया तो वो हो सकता है कॉपर। अब इन दोनों में से एक ज्यादा कर रही है कम, इसका मतलब इसका रिएक्शन फास्ट है, इसका रिएक्शन स्लो है। ये मोर रिएक्टिव हो जाएगी और ये लेस रिएक्टिव हो जाएगी। तो ये मैग्नीशियम हो सकती है और जिंक, आपके पास दो ही ऑप्शन दिए हैं उसमें। तो यहाँ से कॉपर की वजह से ये तो बढ़ जाएंगे, रिएक्शन तो हो रहा है, तो आपको करना पड़ेगा मैग्नीशियम एंड जिंक। ये ज्यादा वाला जो है इसमें आपको मैग्नीशियम को देना पड़ेगा। एलॉय में जो ग्रेटर हार्डनेस आ जाती है उसकी वजह क्या है? विच डिफरेंस? सिर्फ एटॉमिक रेडियाई चेंज होने की वजह से होता है एलॉय में बस एक चीज है। अगले वाले पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि अगर मोर ऑक्सीजन इज फोर्स, अगर आप इसकी अमाउंट ज्यादा करते हैं तो पीछे जाएगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन पीछे जाता है, रिएक्शन ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन आगे जाता है। रिएक्शन रिवर्सिबल की अवस्था तो पीछे जाएगा। तो पहले अगर डार्क ब्राउन है तो और डार्कर ब्राउन हो जाएगा, और कलर इसका डार्कर हो जाएगा, बिकम डार्कर ब्राउन। फिर स्टार्च से सिंपल शुगर बन रही है, ठीक है, ये पॉलीमर था जबकि ये एक मोनोमर है, और प्रोसेस का नाम हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। आसान था तो आसान। यहाँ पे बता रहा है कि जिंक में 10 को उसने कहा कि ये सारे सेटअप जो लगाए थे, रिएक्शन जो है रिएक्शन वर टेक प्लेस इन 1 एंड 2, इसमें और इसमें रिएक्शन हो गया। इसका मतलब रिएक्शन हो गया तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन 10। दूसरी भी हुआ, इसका मतलब कि x इज मोर ग्रेटर देन 7। x जो है उसने रिप्लेस कर दिया जिंक को, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनता है। x सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद जिंक आएगा, उसे बट देना। कैटलिस्ट किस पे यूज होता है? तो कैटलिस्ट यूज होता है आपके पास SO2 से SO3। इस ट्रांसफर रिपीट क्वेश्चन में काफी मैक्रोमोलेक्यूल्स, मतलब वो कोवेलेंट वाले कौन कौन से होते हैं? तकरीबन सारे कोवेलेंट होते हैं। डायमंड ग्रेफाइट भी होता है आपके पास, उसके अलावा जो पॉलीमर्स, नाइलॉन, स्टार्च, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं मिलता है? कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, मतलब एस्टर लिंकेज में, अमाइड लिंकेज में। सोडियम नहीं मिलता। न्यूट्रॉनिक एसिड का रिएक्शन करवाया मीथेनॉल के साथ, फिर किसी का फार्मूला बता दिया। तो हमने क्या करना है, एस्टर बन गया होगा, उस एस्टर का जो है देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। यहाँ पे और यहाँ पे कट लगाते हैं। आपके पास एक तरफ 4 कार्बन होने चाहिए, एक तरफ आपके पास 1 कार्बन होना चाहिए। खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हटाएं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हटा दें। यहाँ पे आपके पास 4, यहाँ पर 2, ये भी हट जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 और यहाँ पर 1, हमें 4 और 1 का ही कॉम्बिनेशन चाहिए था। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। फिर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसने पास की है, तो जिससे कॉपर का 16 ग्राम डिपॉजिट हुआ है जबकि टाइटेनियम का 6 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी टाइटेनियम के ऊपर। अच्छी बात हो गई।
आपको कॉपर के बारे में तो पता है ना, आप देखें कॉपर के ऊपर चार्ज 2 होता है, इसलिए वो यूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, और इससे बच जाएगा कॉपर। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास पहली बात हुई है, इसमें हमें एक काम करना है, वो ये करना है कि अगर इसका जो है एमआर कितना होता है 64 ग्राम, तो उसके लिए कितने आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपके पास कितना बना था उसमें? 16 ग्राम कॉपर बना। तो आपके पास 16 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए होगा कॉपर एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 32 मतलब 0.5 आ जाएगा। इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। उसके बाद करंट सेम यूज किया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उसमें भी यूज किया टाइटेनियम में। अब टाइटेनियम जो है उसको मैंने देख लिया, चार्ज का पता नहीं एन कर दिया इसको मैंने, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन कर दिया और यहाँ पे कर दिया टाइटेनियम। अब जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा, इसे 6 ग्राम बने उतने चार्ज पास करने के, उसने कितना चार्ज पास किया है? 0.5। कितने ग्राम बने उससे? 6 ग्राम। ठीक हो गया जी। अब जो है इसका एमआर कितना होता है टाइटेनियम का? 48 होता है, तो इसका 1 मोल जो है 48 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 48। और उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एन इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 48 का हाफ हो जाएगा 24, डिवाइड कर देंगे 6 से, है ना, जाएगा 24 50 प्लस 4 आंसर। रैंक की वैल्यू है आपके पास 4 की आ गई। ये भी ट्रिकी था थोड़ा सा, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो वो कह रहा है कि y में रेट ज्यादा है और x का रेट कम है। y की अमाउंट कम है, इसकी ज्यादा है। हम चेक करते हैं अमाउंट के। अमाउंट चेक करने के लिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आपके पास 50 आ रहा है, 50, जबकि इसका आंसर भी 50 आ रहा है। इसका मतलब ये तो दोनों मोल सेम होने चाहिए थे, और हमारे पास मोल सेम नहीं है, ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंगनीज ऑक्साइड जो है, आपको पता है कैटलिस्ट होता है, उसकी अमाउंट से आपके पास अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट टेम्परेचर चेंज करने से मोल्स तो चेंज नहीं हो सकते, ये भी काट देते हैं। इस वाले में आपके पास मोल जो यूज हुए दैट इज 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें आपके पास मोल बन रहे हैं 25। तो देखें y के मोल्स 25 है, तो y की अमाउंट कम बन रही है आपको पता है, एंड x की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही, डबल आ रही है। दूसरी बात और देखें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.2, मतलब y का रेट जरा ज्यादा होगा, एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.1, इसका मतलब इसका रेट जो है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अल्कोहल थी, उसको बबल किया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता क्या है? इट्स अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। डीहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर डीहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उसमें से क्या रिमूव कर देगा? माइनस कर देगा किसको? H2O को। अच्छा, अब आपके पास 60 था उसका एमआर, तो उसमें से कितना माइनस कर दिया उसने? 18 माइनस कर दिया। -18 आपका एमआर कम हो जाएगा, उसमें वाटर जब निकल जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा? इसका 42। अच्छा, ये भी बात आपको पता है कि ब्रोमीन को डीक्लोराइज करने, मतलब इस दौरान जो है जो बनता है अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन जब कर देते हैं उसकी, तो आपके पास एल्कीन बनती है, आपको वैसे ही पता थी। उसका प्रूफ दे रहा है कि ब्रोमीन सिलेक्शन किया, इसका मतलब एल्कीन बन रही है। तो मैंने लिखा इन है जिसका एमआर 42 होगा। ठीक है, ये बात को जरा समझ लें कि अल्कोहल को जब प्रोसेस फिल्टर से पास किया तो उसमें से वाटर निकल गया होगा, डिहाइड्रेशन। तो वाटर का मास जो है 18 होता है, वो इसमें से माइनस कर दिया मैंने, 42 आ गया। और 42 की इन क्या हो सकती है? इन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CN and H2N is equal to 42। बेटा कार्बन होता है 12, एन लगा दिया इसके साथ। हाइड्रोजन होता है 1, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2n के साथ एंड 42। तो ये आपके पास बन जाएगा 12n प्लस 2n इज इक्वल टू 42, एंड फिर 14n इज इक्वल टू 42, एंड n इज इक्वल टू आ जाएगा 42 अपॉन 14, आंसर 3। इस 3 को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो C3 बन जाएगा और H6 बन जाएगा, जिसका 36 इसका हो गया और 6 इसका हो गया, 42 प्रूव कर दिया आपको। इसलिए आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक क्वेश्चन भी काफी दफा आ चुका है। इसमें जो है उसने क्या किया है कि इस कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को यूज किया है,
और उसको कैटलाइज करवाया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन जो है आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। इसको कैटलाइज करवाता है मैंगनीज पेरोक्साइड। तो उसने कहा कि कर्व 2 कैसे बन गई। कर्व 2 में अगर देखें तो एक काम क्या हो रहा है कि रेट कम हो रहा है, उसी अमाउंट अमोल भी ज्यादा हो रहा है। अमाउंट ज्यादा भी चाहिए, रेट भी कम होना चाहिए। तो पहले हम रेट की बात कर लेते हैं। रेट अगर आप इतना यूज करेंगे, पहले इतना यूज किया था, इसमें ऐड कर देंगे तो रेट जो है कम हो जाएगा आपका, ये बात सही है। टेम्परेचर कम करने से रेट कम हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कैटलिस्ट यूज करने से रेट कम नहीं होगा, रेट ज्यादा हो जाएगा। लेस मैग्नीज कैटलिस्ट की अमाउंट कम करने से रेट कम हो जाएगा, ये बात सही है। अब जो है अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट कैसे ज्यादा हो सकती है। अमाउंट टेम्परेचर कम करने से अमाउंट ज्यादा नहीं होगी। कैटलिस्ट अच्छा यूज कर ले या बुरा यूज करे, अमाउंट ज्यादा नहीं होगी, अमाउंट वही बनेगी। एंड मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है, उसकी अमाउंट जो है वो कम यूज करेंगे तो उससे अमाउंट ज्यादा नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये वाला। ऐसा क्यों हुआ, ये बात आपको पहले भी समझाई थी। पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। उसमें आपने क्या किया, मिक्स किया है इस वाले को। इस डब्बे में आपके पास सोल्यूशन तो है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। अब जब दोनों डब्बों को आप मिक्स कर देंगे तो नेट होगा क्या कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा, मोल्स जो है अब आपके पास उस तरीके से मोल्स उतने ही है जितने पहले थे, इसमें से 2-4 मोल्स उसके भी आ गए, तो टोटल अमाउंट आपके पास इंक्रीज कर गई। इसलिए आप देखें कि अमाउंट इसकी इंक्रीज कर रही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है। दूसरी बात, एज कम्पेयर टू दिस, इस पे कंजेशन ज्यादा है, इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्चुअली ज्यादा है। जब आपने इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट में मिक्स किया तो आपके पास नेट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, जिसकी वजह से इसका रेट भी कम हो जाएगा। तो रेट भी कम हो रहा है और मोल्स भी ज्यादा हो रहा है। तो मोल्स यू कैन सी कि कुछ मोल्स आपने जो नया सोल्यूशन उसमें ऐड किया उसकी वजह से भी आ गया आपके पास। तो इसका आंसर जो है वो ए बन जाएगा। मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फर डाइऑक्साइड एसिडेंट करती है एंड एसिडेंट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है, एसिडेंट करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। In two separate experiments, manganese peroxide is added to 50 centimeter cube aqueous hydrogen peroxide. Measurement taken. अब मुझे बताएं कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा H2O2, इससे बन जाती है ऑक्सीजन और साथ बन जाता है पानी। तो ये क्या चीज है, इसको पहचानना था कि है क्या है। ये कैटलिस्ट है बेटा, MnO2, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। ये भी पूछा जाता है, ब्लैक सॉलिड ऐड किया था। इसका नाम जो है मैंगनीज पेरोक्साइड होता है। उसने पहले इतना यूज किया, अब इतना यूज कर रही है कि कैटलिस्ट के अमाउंट से आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का वो ज्यादा कम हो सकता है। कैटलिस्ट से, कैटलिस्ट को ऐसे समझाता हूं मैं कि अगर आपको 4 अंडे बॉयल करने हैं ना, तो अंडे आपकी प्रोडक्ट हो गई। अब जो है उसमें नमक जो डालते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो अगर सोचें कि मैं नमक ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, तो अंडों की अमाउंट तो ज्यादा कम नहीं हो सकती ना, तो ये तो 60 रहेगा। इस तरीके से टेम्परेचर जो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है ना, अगर आपने 5 ग्राम कोयला जलाया उससे टेम्परेचर बनेगा, 10 ग्राम जलाएंगे तो ज्यादा बनेगा। तो वो भी तो अमाउंट भी काउंट होता है। अगर मोल ज्यादा होंगे तो अमाउंट, कैटलिस्ट से मतलब जल्दी जलाने से कम जलाने से उसकी अमाउंट ऑफ हीट जो से रिलीज होनी है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले भी अगर 10 डिग्री हो रहा था, अभी भी 10 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसको भी टेम्परेचर जो राइज होता है या जो इससे हीट निकलती है उसको भी हम काउंट करते हैं कि इसमें एज ए प्रोडक्ट काउंट करते हैं, तो प्रोडक्ट चेंज नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉलीमर है, और पॉलीमर में जो है अगर आप गौर से देखें तो यू कैन सी कि लंबी चेन के अंदर कार्बन कार्बन लिंकेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब एडिशन पॉलीमर है। जब एडिशन पॉलीमर है तो उसका मोनोमर बनाने के लिए आपको बताया था कि दो दो कार्बन पे कट लगाते जाए तो आपको नजर आ जाएगा। अब आप इसमें देख लें कि इसने जो मोनोमर का फार्मूला बनता है हमारे पास, वो बन जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH और उसके साथ CH3। उसने दिया है आपको इस तरीके से, तो इसमें आपके पास 3 कार्बन बन जाएंगे, C हो जाएगा और H6 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 37 में कह रहा है कि किसके लिए 11 मोल ऑक्सीजन की चाहिए। तो इसका मैंने एक आसान तरीका बताया था, वो ये था कि अगर आप लोग जो है होमोलोगस सीरीज में कर रहे हैं तो हर एडजेसेंट मेंबर में 1.5 का इंक्रीज आता है। किसी भी होमोलोगस सीरीज, अल्कोहल की है या एल्केन की या एल्कीन की, तो एक मेंबर से जब हायर मेंबर पे जाते हैं तो 1.5 से ऑक्सीजन इंक्रीज कर रही होती है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई एल्केन या एल्कीन है तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा।
वरना भी मसला नहीं है। मैं आसान तरीके से किसी और तरीके से दबा के दिखाता हूँ। पहली बात, इसको करने के लिए अगर आप ये देखें तो ये एक एन है, ये भी एन है, और ये भी एन है, जबकि ये एन नहीं है। आप किसी एक एन की बैलेंसिंग कर लें। आपने C3 लिखा, फिर H8 लिखा, उसके बाद जिसको बैलेंस कर लें। आपको पता है कि 3 CO2 बनेंगे और 4 बन जाएंगे पानी। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए आप देखें, यहाँ पर आपके पास है 6 एटम्स, यहाँ पे 4, टोटल हो गए आपके पास 10। 10 को करने के लिए आपने कर दिया यहाँ पे 5। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास इसका नेक्स्ट नंबर आएगा ना C4NH10, उसमें आपको चाहिए होंगे, इसमें 1.5 इंक्रीज कर दें। इसमें आप कर देंगे 1.5 इंक्रीज, ये बन जाएगा 6.5। फिर C5 पे जब जाएंगे तो H12 हो जाएगा, उसमें आपके पास हो जाएंगे, इसमें 1.5 इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 8O2। इस तरीके से इसके नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट 7 पे जाना चाहता हूँ, हाँ 16 पे, तो अब जो इंक्रीज आएगा आप वो सोचेंगे आप 2 यूनिट हायर जा रहे हैं, तो 5 से 7 पे, तो अब आपको 1.5 2 टाइम करना होगा, मतलब 3 इसमें ऐड करना होगा। 8 + 3 मतलब 11O2। आपके पास आंसर आ गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही भी है कि गलत। सही चेक करने के लिए इसमें आपको पता है कि 7 CO2 बन जाएंगे, तो बन जाने दें। एंड 16 हाइड्रोजन अगर हैं तो आपके पास 8 वाटर बन जाएंगे, बन जाने दें। इसमें आपके पास हो गए 14 ऑक्सीजन, इसमें आगे आपके पास 8 दोनों मिला के बन जाएगी आपके पास 22। तो देखिए ये भी 22 है। ठीक है, नंबर 1 बात तो ये होगी। नंबर 2, आप वैसे भी तो कर सकते हैं इसको। आप ऑक्सीजन के एटम काउंट करने तो काम हो जाएगा। इसमें आपको पता है कि 3 CO2 बनेंगे और बन जाएंगे 4 H2O। ऑक्सीजन के एटम हो गए 3 और 4 10। 10 का मतलब हो गया 5 मोल हो गए। इस तरीके से 5 CO2 एंड 6 H2O, इसका मतलब हो गया आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे 10 और 6 16। 16 मतलब हो गया 8O2। 7 CO2 एंड 8 H2O बनेंगे आपके पास, इसका मतलब हो गया 14 एंड 8 22। 22 का मतलब हो गया 11 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। ये भी मिसरीड के लिए दिया था कि बच्चा शायद मिसरीड कर दे। देखते हैं। नॉट प्रोड्यूस, कौन सी गैस नहीं बनती इंटरनल कंबशन इंजन में? बनती है, बनती है, बनती है, ये नहीं बनती है। हाइड्रोलाइज करवाए, अमाइनो एसिड बन जाए। अमाइनो एसिड बन जाए इसका मतलब क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन किस चीज से बनता है? अमाइनो एसिड से। तो क्या करना था आपको बताया था कि लिंक के डब्बे को पकड़े, डब्बे के दोनों तरफ आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास पहली बात अमाइड लिंकेज होगा, इसमें अमाइड लिंकेज जैसा होता है CONH, उन वालों को चेक करेंगे। ये स्टार से छोड़ दे इसको, ऑक्सीजन लिंकेज वाला। ये एस्टर है, पॉलीएस्टर पेरिलीन, इसको भी छोड़ दे। ये हो सकता था, क्योंकि इन दोनों में अगर वो देखें तो आपको ये वाला लिंकेज नजर आ रहा है। अब क्या करना है आपको इसको चेक करने के लिए? आप डब्बा पकड़े, डब्बे के साथ दोनों एटम्स को पकड़े। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका नाम जो बनता है दैट इज डाई एसिड बनेगा। इसका नाम दोनों तरफ एसिड लगा हुआ है, इसमें डाई अमाइन बन जाएगा, दोनों तरफ NH लगा हुआ है। जबकि इसमें अगर डब्बे के साथ पकड़े इसको तो आप इस तरफ देखिए तो आपके पास ये एसिड है और ये अमाइन है। तो ये हो गया आपके पास अमाइन और ये हो गया आपके पास एसिड। तो ये आपके पास अमाइन एसिड बनेगा। ठीक है, तो किसी भी डब्बे को उठा के देखें तो डब्बे के साथ एक तरफ अमाइन, एक तरफ एसिड, तो अमाइन एसिड। हमें क्योंकि अमाइन एसिड चाहिए था तो हमारे पास ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिटमस पेपर रखा है इसने सोक किया कांस्टेंट NaCl। देखिए ये आपके पास NaCl एक सॉल्ट है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल होता है। लिटमस को कुछ भी नहीं करेगा, लिटमस का जो कलर है वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेपर पे उसको सोक किया, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा। इसको मैं जरा डायग्राम को जरा बोल्ड कर दूं तो आपके पास Na+ एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी Na+ एंड Cl नेगेटिव एंड HOH, Na+ एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी Na+ एंड Cl नेगेटिव एंड HOH, H एंड OH, ये भी कर दें।
तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इनमें से कौन जाएगा, दोनों में से हाइड्रोजन चला जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो मैं हाइड्रोजन को रिमूव करने जा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। अब देखें लिटमस के ऊपर ना तो इसने कोई फर्क डालना है ना इसने डालना है, OH की वजह से यहाँ पर क्योंकि H चला गया है OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इस एरिया में आपके पास कलर जो है लिटमस का क्या हो जाएगा, लिटमस जो है यहाँ पर ब्लू हो जाएगा क्योंकि OH बच गया आपके पास। उस तरफ आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो हमें देखना है पॉजिटिव वाले पे कौन जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए आपको बताया था कि इनमें से कौन जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। आप उसने कॉन्सेंट्रेट का वर्ड यूज किया तो क्लोरीन जाएगी। जब क्लोरीन जाएगी तो आपके पास क्लोरीन बनेगी यहाँ पर। जब क्लोरीन बनेगी, देखें H एंड OH तो बराबर है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो क्लोरीन बनेगी तो आपको पता है क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन जो है वो लिटमस को ब्लीच करती है। तो एनोड की साइड पे ब्लीच हो जाएगा, कैथोड की साइड पे ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H चले गए OH रह गए, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन। तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका ब्लीच ब्लीच। ठीक है बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में।